नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका JRNTSS के इस प्लेटफॉर्म पे। कैसे हो आप सभी? आई होप अच्छे ही होंगे। तो लास्ट टाइम अपन ब्लड पढ़ रहे थे, ब्लड के बारे में अपन ने RBC पढ़ लिया। तो आज WBC अपन को पढ़ना है, तो शुरू करते हैं। WBC या ल्यूकोसाइट। WBC का ही दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट। नॉर्मल रेंज अपन ने पढ़ी थी WBC की 4 से 11,000, यानी ये नॉर्मल रेंज अपन ने पढ़ी थी। तो अभी अपन देखें कि जो WBC के निर्माण की प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं। WBC के निर्माण को अपन बोलते हैं ल्यूकोपोइसिस। WBC के निर्माण को अपन बोलते हैं ल्यूकोपोइसिस। अगर इसी WBC की जो अमाउंट है वो 11,000 से ज़्यादा हो जाए तो उसको अपन एक टर्म में नाम और देते हैं, उसको बोलते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। उसको बोलते हैं अपन ल्यूकोसाइटोसिस। अगर WBC का निर्माण हो रहा है तो उसको अपन बोलते हैं ल्यूकोपोइसिस। अगर WBC की जो नॉर्मल अमाउंट से ज़्यादा हो रही है, मतलब 11,000 से ज़्यादा हो रही है, तो उसको बोलते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। ये हो गया इसका मतलब दो टर्म के मतलब। अब अपन देखें कि WBC में न्यूक्लियस होता है या नहीं होता है। न्यूक्लियस यानी केंद्रक। न्यूक्लियस की अपन बात करें तो जो RBC, WBC, प्लेटलेट्स, इसमें एकमात्र सेल है WBC जिसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। यानी WBC के अंदर अपन देखें तो उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। एकमात्र सेल है जिसमें केंद्रक प्रेजेंट होता है, वो है WBC। यानी जो WBC है वो विभाजन कर सकती है आगे। अब अपन देखें जो WBC है वो कितने टाइप की होती है। तो WBC अपन देखें तो मोस्टली ये होती है 2 टाइप की। यानी WBC है वो 2 टाइप की होती है। अपन 2 टाइप देखें। एक तो अपनी हो गई ग्रेन्युलर, दूसरी है ए ग्रेन्युलर। यानी अपन WBC की बात करें वो 2 टाइप की होती है, एक तो ग्रेन्युलर ल्यूकोसाइट, दूसरी होती है ए ग्रेन्युलर ल्यूकोसाइट। यहाँ पर जो ग्रेन्युलर है इसका मतलब होता है कि कण से रिलेटेड होता है ये नाम, यानी कोई भी बारीक कण है उससे रिलेटेड ये नाम है। ए ग्रेन्युलर का मतलब जो ए फॉर एप्लाइज का मतलब होता है एब्सेंट, यानी जो ग्रेन्युलर है वो एब्सेंट है इसके अंदर। तो अपन देखें ग्रेन्युलर का मतलब जो WBC ये है, इसके अगर साइटोप्लाज्म में छोटे छोटे कण हैं उसको अपन बोलते हैं ग्रेन्युलर ल्यूकोसाइट। ए ग्रेन्युलर ल्यूकोसाइट का मतलब इसके साइटोप्लाज्म के अंदर कोई भी कण है वो प्रेजेंट नहीं है, इसको बोलते हैं ए ग्रेन्युलर ल्यूकोसाइट। अब अपन देखिए ग्रेन्युलर ल्यूकोसाइट है वो 3 टाइप की होती है। तो अपन देखें ये 3 टाइप की होती है। बेसोफिल्स, एसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। ग्रेन्युलर के अंदर अपनी जो WBC है वो 3 टाइप की हो गई। दूसरे अपन देखें दूसरा टाइप है ए ग्रेन्युलर के अंदर। तो इसके अंदर अपनी 2 हो गई, एक तो हो गई मोनोसाइट,
दूसरी हो गई लिम्फोसाइट। यानी टोटल अपन WBC की बात करें तो WBC टोटल हो गई 5, 1 2 3 4 5 टाइप के अपन WBC के टाइप है वो अपन ने देख लिए। अब बात करें इनमें सबसे ज़्यादा जो WBC है वो कौन से टाइप की अपनी बॉडी के अंदर, तो सबसे ज़्यादा तो अपन देखें वो है न्यूट्रोफिल्स। ये होती है लगभग 60 से 70%। 60 से 70% अपन WBC की बात करें वो है न्यूट्रोफिल्स। अब अपन बात करें जो सबसे ज़्यादा अपनी बॉडी में इम्यून सिस्टम का काम कौन सी WBC करती है, कौन से टाइप की करती है, तो वो है अपनी लिम्फोसाइट। यानी सबसे ज़्यादा जो प्रोटेक्शन है अपनी बॉडी को वो ये करती है। WBC का काम ही अपनी बॉडी में ये है कि वो एक सैनिक का काम करती है। जब भी कोई बैक्टीरिया वायरस बाहरी बैक्टीरिया वायरस अपनी बॉडी पे आए, आक्रमण करे, बीमारी फैलाए, तो WBC क्या करती है, उसको ख़त्म करने का काम करती है। WBC टोटल अपन ने देख ली 5 टाइप की होती है। 5 टाइप में पर सबसे ज़्यादा देखें वो होती है न्यूट्रोफिल्स जो होती है 60 से 70%। सबसे ज़्यादा जो अपन माने कि कौन से टाइप के सैनिक सबसे ज़्यादा काम करते हैं, सबसे ज़्यादा जो वर्कलोड होता है वो होता है लिम्फोसाइट का। यानी सबसे ज़्यादा जो काम है वो ये करती है, ये अपनी बॉडी के एक तरीके के कमांडो है, सबसे ज़्यादा काम करती है। और ज़्यादा अपन संख्या में बात करें तो वो है न्यूट्रोफिल्स सबसे ज़्यादा। तो अभी थोड़ा सा अपन डिस्कस करें जो इम्पोर्टेंट है उसमें। अब देखो सीधी सी बात है भाई, ये है लिम्फोसाइट, इसका सबसे ज़्यादा अपन वर्कलोड करती है, सबसे ज़्यादा इम्यून सिस्टम में रिस्पॉन्सिबल होती है। तो इसके बारे में थोड़ा सा अपन देखें लिम्फोसाइट के अंदर क्या क्या होता है। दूसरा अपन एक चीज़ और देखें, एक चीज़ और है मोनोसाइट। मोनोसाइट का मतलब होता है ये जो मैक्रोफेजेस का काम करती है। मैक्रोफेजेस का मतलब मान लो लंग्स में कोई बैक्टीरिया घुस गया, लंग्स में कोई बैक्टीरिया घुस गया तो लंग्स में जाके मोनोसाइट वहाँ पर बैक्टीरिया को ख़त्म करने का काम करती है। तो लंग्स में इसका नाम हो जाएगा एल्वियोलार सेल। अगर यही बैक्टीरिया चला गया लीवर के अंदर, लीवर के अंदर घुस गया ये, तो लीवर के अंदर जो मोनोसाइट आएगी उसका नाम है कुफर सेल। यानी अपनी पूरी बॉडी में मोनोसाइट है वो घूमती रहती है, जहाँ भी बैक्टीरिया दिखा वहाँ उसे कैच कर लिया और जगह के हिसाब से इसको नाम भी अलग अलग दे दिया। अगर लंग्स के अंदर है इसको नाम दे दिया एल्वोलार सेल, लीवर के अंदर इसको नाम दे दिया कुफर सेल, अगर यही हड्डी के अंदर चली जाए, बोन के अंदर चली जाए तो इसको नाम दे दिया ऑस्टियोक्लास्ट, अगर दिमाग में चली जाए तो इसको बोलते हैं गलियल सेल। यानी जगह चेंज हो जाते ही नाम भी इसका चेंज हो जाता है। मोनोसाइट का मतलब यही है कि घूम घूम के ये पूरी बॉडी में जो बीमारी फैलाने वाले वायरस है उनको ख़त्म करने का काम करती है। अभी थोड़ा सा अपन लिम्फोसाइट के बारे में डिस्कस करें, क्या क्या होता है लिम्फोसाइट के बारे में। लिम्फोसाइट का अपन देखें, ये इम्यून सिस्टम में सबसे ज़्यादा कार्य करते, यानी अपनी बॉडी का जो प्रतिरक्षी तंत्र है, बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया वायरस है उससे बचाने के लिए जो सिस्टम काम में आता है उसमें लिम्फोसाइट है वो सबसे ज़्यादा अपन काम करता है, सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है। तो लिम्फोसाइट है ये 2 टाइप का होता है। एक तो अपन देखें टी लिम्फोसाइट, और दूसरा अपना है बी लिम्फोसाइट। यानी 2 तरीके से इसमें अपन बांट दिए लिम्फोसाइट को, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट का मतलब होता है जो इस लिम्फोसाइट का निर्माण होता है वो होता है थाइमस ग्लैंड में, एक ग्रंथि है थाइमस, उसमें निर्माण होता है टी लिम्फोसाइट का। बी का मतलब बोन मेरो, यानी बोन मेरो में निर्माण किसका होता है, बी लिम्फोसाइट का। अब इसमें थोड़े से और इसमें सब टाइप है वो और थोड़े से देखते हैं अपन। जो अपन कंपटीशन के एग्जाम में मान लो
या अपने जीएनएम के एग्जाम में मान लो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, वो देखते हैं इसमें और कौन कौन से डिवीजन आगे। तो अपन टी लिम्फोसाइट का विभाजन देखें आगे। टी लिम्फोसाइट में अपन देखें, एक तो होती है CD4 सेल, 2 नंबर CD8+ सेल, 3 नंबर सप्रेस सेल, 4 नंबर मेमोरी सेल। CD4 सेल का नाम, दूसरा नाम अपन बोलते हैं हेल्पर सेल, और इसका नाम अपन साइटोटॉक्सिक। यानी अपन बात करें जो टी लिम्फोसाइट है, टी लिम्फोसाइट है, उसके अंदर 4 टाइप की सेल होती है। CD4 सेल, दूसरा नाम है इसका हेल्पर सेल, CD8 सेल या साइटोटॉक्सिक सेल दूसरा नाम, तीसरा सप्रेस सेल, चौथा मेमोरी सेल। काम क्या होता है इसका? जो CD4 सेल है ये जो अन्य और सेल है इसको एक्टिव करती है। कब करती है एक्टिव? जब भी कोई बाहरी बैक्टीरिया अगर शरीर के अंदर प्रवेश कर जाए तो ये सेल बोलती है हाँ भाई आप उठो, खड़े हो, कोई भी अपन पे हमला कर दिया है, तो इनको उठाने का काम करती है CD4 सेल। ठीक है, अगली अपन देखें CD8 सेल का काम क्या होता है। जो भी बैक्टीरिया अंदर घुसा उसको जो किल करने का काम, यानी उसको मारने का काम करती है CD8 सेल। CD4 सेल का काम होगा एक्टिव करना, CD8 सेल का काम होगा इनको खत्म करना। अब सप्रेस सेल का मतलब होता है, सप्रेस का मतलब होता है दबाना। अब CD8 सेल ने जिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ख़त्म किया है, अब उनको वहाँ से उठाना भी तो पड़ेगा, दबाना भी तो पड़ेगा, तो वो काम करती है सप्रेस सेल। यानी जो मरी हुई डेड ऑर्गेनिज्म की सेल है उनको ख़त्म उठाने का काम करती है सप्रेस सेल। लास्ट अपनी है मेमोरी सेल। ये मेमोरी सेल टिश्यू के अंदर घूमती रहती है। नेक्स्ट टाइम जब भी कोई ऐसा बैक्टीरिया शरीर के अंदर प्रवेश करे तो उसको पहले से ही पहचान लेगी, वहीं पर ही ख़त्म कर देगी उसको बीमारी फैलाने से पहले ही। तो ये इन चारों सेल का काम हो गया। अभी अपन देखें कि जो CD4 सेल है अपनी, CD4 सेल के अपन नॉर्मल काउंट देखें तो 500 से 1500 ये नॉर्मल इसकी काउंट होती है। अगर 500 से 1500 मतलब नॉर्मल हो गई, अगर यही सेल 200 से कम हो जाए, 200 से कम हो जाए तो उस व्यक्ति को अपन मानते हैं कि HIV पॉजिटिव है ये। ठीक है, CD4 टेस्ट में सिर्फ HIV का देखते हैं। अगर इसमें 200 से कम सेल हो जाए तो उसको HIV अपन पॉजिटिव मानते हैं। ये हो गई अपनी टी लिम्फोसाइट। एक बार फिर से अपन रिवाइज करें कि CD4 सेल इसको हेल्पर सेल बोलते हैं, यानी अन्य सेल को एक्टिव करने में हेल्प करती है। CD8 सेल है वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म शरीर के अंदर प्रवेश किया है उसको किल करने का काम करती है। सप्रेस सेल जो मरी हुई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको दबाने का काम करती है। मेमोरी सेल जब भी कोई ऐसा बैक्टीरिया वापस फिर कभी शरीर के अंदर प्रवेश करे तो उसको याद रखने का काम करती है, बीमारी फैलाने से पहले ही उसको ख़त्म कर देगी। ये हो गई मेमोरी सेल का काम। अभी एक लास्ट और देखिए अपन बी लिम्फोसाइट का। बी लिम्फोसाइट अपन देखें, बी लिम्फोसाइट का निर्माण होता है अपन बोन मैरो में। कितने टाइप की होती है? एक तो होती है IgA, दूसरी IgG, तीसरी IgD, चौथी IgE, पांचवी IgM। यानी एक आधी लाइन अपन इनकी देखें तो एक नंबर हो गई अपनी IgA, यानी IgA की अपन देखें ये ब्रेस्ट मिल्क के अंदर पाई जाती है।
यानी ब्रेस्ट मिल्क के अंदर IgA पाई जाती है। इसके साथ में सलाइवा, सलाइवा यानी लार, इसके बाद में स्वेट, स्वेट यानी पसीना। यानी अपन देखें कि IgA एंटीबॉडी कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो एक नंबर है ब्रेस्ट मिल्क, सलाइवा यानी लार के अंदर IgA पाई जाती है, और स्वेट के अंदर यानी पसीने के अंदर भी IgA पाई जाती है। दूसरी अपन देखें IgG, ये अपनी बॉडी में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, सबसे ज़्यादा, और ये एकमात्र एंटीबॉडी है जो प्लेसेंटा को क्रॉस करके बच्चे तक पहुंच जाती है, यानी ये प्लेसेंटा क्रॉस कर सकती है। तीसरी अपन देखें IgD, डी का मतलब ये जो एंटीबॉडी है ये अपनी बॉडी सरफेस पे पाई जाती है, यानी जो बॉडी की जो परत है वहां पर पाई जाती है ये। चौथी अपन देखें IgE, अपनी बॉडी में जब भी कभी एलर्जी के लिए कोई रिस्पॉन्सिबल हो तो उसमें रोल होता है IgE का, यानी एलर्जी के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो है IgE। और लास्ट है IgM, ये जो है सबसे बड़ी एंटीबॉडी है ये। सबसे बड़ी एंटीबॉडी या इम्यूनोग्लोबिन। वापस फिर से काम देखें अपन, IgA है वो ब्रेस्ट मिल्क के अंदर पाई जाती है, यानी जो माताएं अपने बच्चे को दूध पिलाती है उस दूध के अंदर IgA पाई जाती है, लार के अंदर पाई जाती है, पसीने के अंदर पाई जाती है। IgG की बात करें, ये प्लेसेंटा को क्रॉस करके मदर से बच्चे के अंदर ट्रांसफर हो जाती है एंटीबॉडी। तीसरा अपन देखें IgD, IgD है वो बॉडी सरफेस पे पाई जाती है। चौथा अपन देखें IgE, यानी जब भी कभी एलर्जी हो तो उस एलर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सी इम्यूनिटी होती है, IgE। लास्ट अपन देखें सबसे बड़ी जो इम्यूनोग्लोबिन होती है वो होती है IgM। इसके बाद में लास्ट अपना 3 नंबर सेल थी प्लेटलेट्स, या दूसरा नाम है इसका थ्रोम्बोसाइट। यह पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तो इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। कैसा लगा सेशन आपको कमेंट करके बता दीजिए, और इसी तरह से मतलब अपने जो चैनल है उसको आप सपोर्ट करते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।